कोशिश कीजिए कि जिंदगी को भरपूर एंजॉय कीजिए। आप उन बातों को कर जाते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है। इसीलिए मैं पाकिस्तान आई हूँ टू शो देम कि मैं इसमें कर क्या रही हूँ। जो हमने कस्टम्स ड्यूटीज इतनी लगाई हुई हैं, इस सब निज़ाम से भी तो निकालना है। जो मर्जी हो जाए ना, बस आप लोग मुझे ऑन बोर्ड करें, डन करें, फाइनल करें। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। हफ्ते का पहला दिन है और अच्छी बात के साथ ही इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे। ज़िंदगी में कहते हैं कि हर लम्हा एक सीख है, हर मुश्किल एक मौका है और हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कीजिए, नया सीखें और आगे बढ़ते जाएं, गलती ना दोहराएं। इसी अच्छी बात के साथ हमें भी आगे बढ़ना है और शामिल करनी है आज की बड़ी खबर। बिजली बिलों में इजाफी टैक्स और गैरलानिया लोड शेडिंग से अवाम का सब्र जवाब दे गया। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलाओ घेराव और सड़कें बंद। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार राशिद महमूद की 45,000 का बिल आने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हज़ारों रुपए बिल आने पर अपनी मौत की दुआ मांग ली। लाहौर पर कुदरत मेहरबान, सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। महकमे मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। टैक्स लो, सहूलियात दो। हुकूमत का बजट मंजूर होते ही अवाम को पहले रोज महंगे पेट्रोल का तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 39 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा। बजट में टैक्सेस नॉर्वे जैसे जबकि सहूलियात नारोवाल जैसी। बजट की मंजूरी के बाद अब हमें कौन कौन से नए टैक्सेस देना होंगे, प्रोग्राम में बात होगी। और पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र यार आते ही छा गई। फिल्म के तमाम VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट्स पाकिस्तान में तैयार। फिल्म की कास्ट होगी आज मेहमान। ये वो तमाम बड़ी खबर जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस झटके की जो कि आज ही पाकिस्तानी अवाम को मिला है। और पेट्रोल की कीमतों में रात गए 8 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा आमदनी पर टैक्सेस की शरह में तारीखी इजाफा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में अभी महंगाई का तूफान आना बाकी है और ये सब ऐसे हालात में हो रहा है कि जब अवाम महंगी बिजली और बिलों से तंग हैं। हाल ही में मारूफ अदाकार राशिद महमूद की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बिजली का बिल हज़ारों रुपए आने पर अपनी मौत की दुआ मांगते दिखाई दे रहे हैं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये वो हुकूमत है जिसने इक़्तिदार में आने से पहले बिजली की कीमतों में कमी का वादा किया था, लेकिन बिजली तारीखी महंगी हो गई है। अब बजट की मंजूरी के बाद बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अवाम पहले परेशान है और हुकूमत मजबूरी का रोना रो रही है, ऊपर से मजीद टैक्सेस का बोझ भी है। अब समझ नहीं आ रही गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। देखो बेटा, जब हुकूमतें अपने उस कैंपेन में होती हैं हुकूमत में आने के लिए, तो बड़े बड़े अनड्यू किस्म की बातें जो है वो नेशन को कहती है, हम आएंगे तो ये हो जाएगा, हम आएंगे तो ये हो जाएगा। और जब वो आ जाते हैं, उस साहिब इख्तियार हो जाते हैं, तो फिर जब वो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट्स होती है, वो उनके इख्तियार में नहीं होता उसको करना। ये सारे की सारी जो बातें होती हैं, ये एक पब्लिसिटी कैंपेन होती है अपने उस फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए। बिजली के खुशकुन बेशुमार सारे ऐलानात किए गए कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गरीब आदमी बिल लेके जाएगा बैंक में तो कहेंगे कि हुकूमत पंजाब ने आपका बिल पे कर दिया। कैसे कर देंगे? आपके पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो है ही नहीं है इस मुल्क में, तो वो कैसे कर दिया जाएगा? ये सारी की सारी जो होती है। अब देखिए, बिजली की जो कीमत जिस कदर महंगी हो गई और अभी मज़ीद महंगी होने जा रही, कहाँ से आप ये कंपनसेट करेंगे? कहाँ से देंगे आपको? आप उन बातों को कर जाते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है। कैसे कर लेंगे आपको? लोग बहुत परेशान हैं इस हवाले से। और ये सारी की सारी जो बातें की गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक उस टारगेट तक पहुंचने कहते कि हुकूमत हमारे हवाले, हमारे इख्तियार में आ जाए। अल्लाह ने दे दिया आपको,
तो अब आप उसको जो आपने कहा उसमें से किसी एक चीज़ पे फिजिकल इम्प्लीमेंट्स तो दिखा देना। लोग बहुत परेशान है बेटे, और ये जो आप जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं इसमें मज़ीद आगे और परेशानियां जो है, मज़ीद बिजली महंगी होगी और ये सारे का सारा खून जो है आवाम से हर इक़दाम का एक ही बहाना है कि जी हम IMF के हाथों मजबूर हैं। ये IMF क्या सिर्फ गरीब पर बोझ डालने का कहता है? हुक्मरानों को जो मराद हासिल है उनके खात्मे की IMF क्यों बात नहीं करता? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखो बेटा, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब ये है कि हमारे इख्तियार में ये IMF की शराइत है। ये हमने अपने रिलीजन में जो अहकामात मेरे रब के, जो मेरे नबी के थे, जो एक इस्लामी रियासत की बनाया एक सिनेरियो था, उस पर अमल नहीं, और हम IMF जो है उस पर ईमान लाए, जो वो कहती है वो किए चले जा रहे। बेटा एक बात मेरी जहन में रखो कि सूद के निज़ाम जहाँ जो है वो मेरे रब के साथ लड़ाई है। हम इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों और सूद की उस लानत में शामिल है। आप कैसे खुशहाली और ले आएंगे और कैसे ये सारा कुछ कर देंगे? आप IMF कहती है तो ये सारी IMF आपको गरीब आवाम के लिए कहती है। ये जो मरात आफ्ता लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी की हर चीज़ मुफ्त है, लाखों की तनख्वाहें हैं, पेट्रोल मुफ्त, प्रोटोकॉल मुफ्त, बिजली मुफ्त, टेलीफोन मुफ्त, एवरीथिंग जो है वो मुफ्त, और लाखों उनकी तनख्वाहें हैं, और कर वो क्या क्या कर रहे। तो क्या ये हुकूमत सिर्फ इन अशराफिया की उस सर्वाइवल के लिए होती है? इस तरह नहीं होता है। सूद के निज़ाम में जब तक कर्जे नहीं उतरेंगे, ये सूद का निज़ाम यहाँ से दूर नहीं चला जाएगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। ये सब ज़बानी जमा खर्च है। मेरी गुजारिश है कि जो अरबाब इख्तियार है, जो मल्टी बिलियनर्स हैं, अरे यार अपने एसेट्स जो हैं ये सारा अपना रुपया इस मुल्क में ले आओ, ले आओ। कोताहियाँ होती है, सबसे होती, कोई एक फ़र्द इस मुल्क का मुख्तलिफ़ हुकूमतों में या मुख्तलिफ़ जमातों में ऐसा नहीं जिस पर कोई ना कोई इस तरह के एलिगेशन है। हो जाती हैं गलतियाँ, कोताहियाँ हो जाती हैं। वो जो रब है, रब्बुल आलमीन वाहदहुल्ला शरीक है, वो कहता है कि आप अपने कन्फेसिस करके तो मुझसे जब अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, आप नौज़ायदा बच्चे की तरह हो जाओगे। राशिद साहब, वापडा के मुलाजमीन को हर साल मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। अगर वाकई हुकूमत बिजली पर आवाम को सब्सिडी नहीं दे सकती तो मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सप्लाई का सिलसिला क्यों नहीं ख़त्म होता? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब बेटा आपका सवाल है कि ये जो बिजली के महकमे के मुलाजमीन हैं उनके लिए यूनिट मुफ्त है, और जिस स्टेटस पे है, अगर कोई रीडर है तो उसकी क्वांटिटी एक की तादाद कुछ और जो उससे ऊपर जाए चले जाते हैं, उन सब के लिए वो यूनिट्स मुफ्त है। क्यों? शेर मारा हुआ उन्होंने, काहे के लिए है? क्या उनका तनख्वाह नहीं लेते वो? और ये बिजली के बिलों की जितनी ये लाइन लॉसेज है, ये सारे के सारा इस अमले की एफिलेशन से होता है। कैसे कर लेगा कोई? कुंडा लगा के पकड़ने वाला कोई नहीं उनको। ये सारे के साथ आप उनको मराद देते हैं, क्यों भाई? तनख्वाह नहीं लेते वो, बंद करें उनकी जो ये तनख्वाह, ये प्रिविलेजेस जो आपने अनड्यू दी हुई, उनको भी कहे तनख्वाहें लेते हैं, अपनी कैपेसिटी में अपना बिल इस्तेमाल करें और उसके पैसे भरे, उनके लिए मुफ्त है सारे का सारा कुछ। और जो आवाम को थोड़ी सी रियायतें आप देते थे वो सारी की सारी आपने बंद कर दी। ऐसे नहीं चलेगा। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जब तक नहीं होंगी, ये ज़बानी जमा खर्च और इस तरह के गिमिक्स आप करेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। आप हर एक के लिए एक नई शिक जो है, ऐसा साइंसदान है इस मुल्क में कैसे खांचे लगाने वो ईजाद करते हैं। ऐसे नहीं है बेटा, इसको एक सबके लिए एक तरह का मिनहसुल कौम इसके डिसीजंस लेने होंगे। अच्छा राशिद साहब, आपकी बिजली के बिल पर वीडियो वायरल हो गई है, कुछ इस बारे में बताएंगे? आपके सारा माजरा हुआ क्या? कितना इजाफी बिल आपको आया? वापडा ने आपको जो भेजा है अब इस वीडियो को बनाने से पहले कि आपने वापडा हुकाम से इस हवाले से कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनका कोई रद्द अमल था? ये जो मेरा एहतजाज है जो मैंने अपने बिल पे किया, मेरा बिल जो है
वो 45,638 या कुछ इसके करीब है। देखिए जितनी बिजली मैं इस्तेमाल करता हूँ मुझे उसके पैसे पे करना ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है और सारी ज़िंदगी से मैं करता चला आ रहा हूँ। हुआ अब ये है कि एक तो इस के यूनिट जो है, चूँकि हम एक बिल्कुल मकरूज़ नेशन है, हमारी अगली नस्लें ये एक कर्जा भी उतारना चाहेंगी तो नहीं उतार पाएंगी। हमारी जनरेशन जो है, एक पैदा होने वाला बच्चा जो है वो भी कई लाख रुपए का मकरूज़ पैदा होगा, कौन उतारेगा उन्हें। मेरा वो जो एहतजाज था वो इस बात पे नहीं था कि ये बिल मुझे क्यों आया। एक तो बिल पे आपने जो यूनिट्स की रेशियो रखी हुई 200 यूनिट जो है वो गालिबन 33 या 3400 रुपए का है, और 200 से एक होता है तो वो 9,000 कुछ का हो जाता है। 301 से होता है तो और मल्टीप्लाई हो जाता है। 401 होता तो उससे और 2 गुना बढ़ जाता है। ये सारे का सारा ये आप बढ़ाए चले जा रहे, क्यों? इसलिए कि हमें वो पैसे अदा करने हैं, उनके कर्ज के और सूद के पैसे करने हैं। ऐसे नहीं होता। और फिर चले, मैं बिल्कुल ना चाहते हुए भी बिजली जो है उसका मैंने सारी ज़िंदगी बिल भरे हैं, कभी मेरा मीटर ज़िंदगी में नहीं कटा। टेलीफोन है, पानी है, सुई गैस है, सबके बिल देता हूँ, हर कोई देता है। एहतजाज मेरी तकलीफ, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए या मुझे कोई बहुत ज़्यादा यूनिट डाल दिए गए। आप ज़्यादा यूनिट कैसे, जब मैं खुद स्कैन करता हूँ अपने घर की हर चीज़ को तो वो मुमकिन नहीं। मेरा एहतजाज ये था कि आपने इस कदर यूनिटों की, ये कौन है साइंसदान जो ये इजाद करता है कि इतने पे यूँ कर लो, यूँ बढ़ जाएगा, यूँ बढ़ जाएगा। ये सिर्फ आवाम के लिए टैरिफ है सारे का सारा। 29,000 कुछ रुपए जो है मेरी कंजम्पशन जो यूनिट थे उनकी कीमत है। चलो मैं मरता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे इसी ज़मीन पे रहना है, मैं ये ज़मीन छोड़ के नहीं जाऊँगा, यही मरूंगा और इसी ज़मीन पे। चलिए अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। बहुत शुक्र साहब, अल्लाह करे कि आपका इस प्रॉब्लम जो है वीडियो वायरल होने के बाद इसको भी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये रोना सिर्फ राशिद महमूद साहब का नहीं है नाज़रीन, ये सारी पाकिस्तानी अवाम का है। भले लेस्को हो, भले वापडा हो, भले केई हो, हर जगह पर इजाफी बिल दिए जा रहे हैं और लोड शेडिंग भरपूर की जा रही है। लोग सख्त अजियत का शिकार हैं। अल्लाह रहम करे, आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में एक बार फिर बादल आए और इंतहाई मामूली बारिश के बाद गुजर गए, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। अलबत्ता बलोचिस्तान से खबर यह है कि तकरीबन 5 रोज़ की मुतवातिर बारिश के बाद अब दोबारा अगले हफ्ते एक नए सिस्टम की आमद और मजीद बारिश का भी इम्कान है। बलोचिस्तान में इस वक्त तक नाकिस इंतजामात की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक हो चुके हैं। सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, अल्लाह का शुक्र है कि कराची में समंदरी हवाएं अब चलना शुरू हो गई हैं और होप सो मौसम में आगे चलकर बेहतरी आएगी। पहले आप मुझे सिंध की सूरत हाल बताइएगा, क्या रहने वाली है और कब यहाँ पर मजीद मौसम बेहतर होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी उसकी बुनियादी वजह वही लो प्रेशर एरिया था जो कराची के जुनूब में बना हुआ था समंदर में, तो काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो गया है और कमज़ोर होकर तो अब आज से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी और कराची का टेम्परेचर वही 35 से 37 में, यानी इस रेंज में रहने का इम्कान है अगले चंद दिन। और अब ग्रेजुअली बेहतर होता जाएगा, अनलेस कि कोई दोबारा इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए तो अलग बात है। बाकी देखिए ईस्टर्न सिंध में अभी बारिशों का है कुछ ना कुछ इम्कान 2-3 दिन बाद, 3 या 4 जुलाई को। बकिया सिंध में तो कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है। अभी मानसून हवाएँ जो हैं सिंध में उनका दाखिला कमी है, सवाए बिल्कुल ईस्टर्न सिंध जो थरपारकर और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है या वदीन के कुछ एरियाज़ में, तो 2 या 3 दिन बाद यहाँ कुछ इम्कान होगा। और बाकी किसी जगह पर ना ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अब कराची में अब एक आध हफ्ता कोई ख़ास बारिश नहीं है, अनलेस के कोई अचानक इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन ये है कि सी ब्रीज बहाल रहेगी, टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, जैसे 40+ में जा रहे थे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब साइड पर। लाहौर में आज मूसलाधार बारिश हुई है, नशेबी इलाकों में पानी भी काफ़ी जमा हो गया है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मानसून अब शुरू हो चुका है और बारिशें होती रहेंगी? जी बिल्कुल शुरू हो चुका है मानसून। और
अब होती रहेंगी, ज़ाहिर है। अब अगला ये पूरा हफ्ता जो है ना, पूरा हफ्ता ये 10 दिन जुलाई के, इसमें अच्छी बारिशें हैं पूरे पंजाब में। तो काफ़ी ज़्यादा लाहौर में मेरे ख्याल में अभी जो 3 या 4 जुलाई 4-5 जुलाई के दरमियान लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर इलाकों में बहुत तेज़ बारिश है, अच्छा स्पेल होगा। और ये कम अज़ कम 6-7 जुलाई तक जारी रहेगा ये, इसी तरह से गैप्स के साथ पूरे पंजाब में, केपी में, बेशतर इलाकों में के, और इसी तरह से शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में। सिंध में जाकर वही जो मैंने आपको कहा कि ईस्टर्न सिंध जो है, साउथ ईस्टर्न सिंध, उसमें 3 या 4 को कुछ इम्कान बनेगा। और फिर अपर सिंध में भी इसी तरह से बलूचिस्तान की तरफ से जो सक्खर, लाड़काना, जैकोबार वगैरह की तरफ, और वो भी 4 या 5 जुलाई के बाद जाके कुछ इम्कान बनेगा। इधर फ़िलहाल 3-4 दिन कोई ऐसी ख़ास बारिश नहीं है। सही। अच्छा, अब केपी साइड पर बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिशें होंगी, और आज भी वहाँ पर जो बारिश हुई है उसमें अब तक के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। इंतज़ामात कुछ ख़ास नहीं है, तो क्या सूरत हाल रहने वाली है यहाँ पर मौसम की? देखिए, अगला जो मैंने कहा ना, ये पूरा हफ्ता या 10 दिन है जो जुलाई के ना, हफ्ता से 10 दिन आप कह सकते हैं, यानी कम से कम 1.5 हफ्ता ये बारिशें ही बारिशें हैं, ख़ासकर पंजाब और केपी में और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में। तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में और केपी के पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो लैंडस्लाइडिंग का खदशा होता है, और नदी नालों में तूफ़ानी आकर फिर रोड ब्लॉकेज हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें कहीं कहीं टूट जाती हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है बलूचिस्तान में अभी, जो पिछला स्पेल गुजरा है उसे हम प्री मानसून कहें या मानसून कहें। तो आई डोंट नो कि क्यों नुकसानात हुए हैं, मतलब इतनी कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं हुआ है अभी तक सच हमारे डेटा के मुताबिक। हाँ, कोई पहाड़ों पर हुई हो तो अलग बात है, जहाँ से रिकॉर्ड ना आया हो। अच्छा, सरदार साहब, अब ये भी मुझे बताइएगा कि अभी ये जो हीट वेव है, यानी कि अब बलूचिस्तान, केपी, पंजाब साइड पर तो ये खदशा, यहाँ पर भी अब इसका कोई इम्कान नहीं है ना, क्योंकि आपने बताया कि कराची में भी अब मौसम बेहतरी की तरफ ही जाएगा, गर्मी फ़िलहाल हाई टेम्परेचर नज़र नहीं आएगा वहाँ पे। क्योंकि हम देखते हैं पंजाब में कि जब बारिश होती है उसके बाद हब्स काफ़ी बढ़ जाता है, तो गर्मी काफ़ी महसूस की जाती है। तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या रहने वाली है? कुछ ऐसा हो सकता है कि गर्मी मज़ीद महसूस की जाए? देखिए, अब जब मानसून का एक दूसरा, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि इसमें ज़ाहिर है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। मानसून हमारे मुसलसल आपकी तरफ, आपके इलाके की तरफ दाखिल हो रही होती है, तो मॉइस्चर होती है, उसमें नमी तो रहेगी। और लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश होती रहेगी वक्फे से, तो इसलिए कोई बहुत हीट वेव लाइक, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि मरतूब मौसम रहता है इसमें थ्रू आउट जुलाई अगस्त दोनों महीनों में। तो नमी तो रहेगी। जब बारिश ज़ाहिर है थमेगी, रुकेगी, जो बीच में वक्फा या गैप्स होंगे तो उसमें लोगों को गर्मी महसूस होगी, हब्स होगा। लेकिन ये है कि साथ साथ बारिश चलती रहेगी, यानी अब मेरे ख्याल में कोई दिन ही ऐसा जाएगा कि जिस दिन बारिश ना हो, वरना अगले 8-10 दिन जो है ज़्यादातर बारिशें पंजाब भर में, केपी में। अच्छा, सही। सरदार साहब, ग्लोबल वार्मिंग को हमने बड़ा शिद्दत से महसूस किया है, ख़ास तौर पर इस मौसम में, कि पता चल रहा है उसके इफ़ेक्ट्स। गर्मी बहुत शदीद थी, तो क्या बारिशें भी तवक्कुआत से बढ़कर होने जा रही हैं? क्या मानसून लंबा हो सकता है? हमें कब तक बारिशें देखने को मिलेंगी मानसून की? देखिए, मानसून का दौरानिया हमारे यहाँ यूजुअली 2.5 महीने या 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही होते हैं, जुलाई से लेकर अगस्त, सॉरी सितंबर के मिड तक या सितंबर के आखिर तक। यूजुअली ये होता है कि सितंबर के मिड तक ही चलता है। हाँ, कभी कोई इस तरह का स्पेल आखिरी सितंबर के दिनों में अगर कोई लो प्रेशर बन जाए समंदर में कोई, तो वो उसको एक तरह से उसकी मुद्दत बढ़ा देता है। तो अमूमन तो 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक ही होता है। लेकिन इस दौरान में इम्कान यही है कि मानसून की, चूँकि जो फोरकास्ट है, जो प्रेडिक्शन है हमारे सीज़न की, वो यही कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। तो मामूल से ज़्यादा बारिशों की सूरत में ज़ाहिर है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं तेज़ हैवी स्पेल आने के, कभी गाय बगाए आ सकता है, और उसके नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग पहाड़ी इलाकों में, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग, इसका खदशा रहेगा। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और इंशाल्लाह जो मौसम है वो मज़ीद अब आगे बेहतर ही। और ये गर्मी का ज़ोर जो कि पंजाब में टूट गया है, अल्लाह करे कि कराची में भी जल्द बारिश हो, और ये जो गर्मी हमें दिन के औकात में महसूस होती है इसका भी ज़ोर टूटे, क्योंकि रात में तो समंदरी हवाएं बहाल हो चुकी हैं जिनका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। बारिश हो भी रही है तो बूंदाबांदी होती है, खुलकर बारिश कराची शहर में नहीं हुई, तो ज़ाहिर है इसका इंतज़ार है कराची वालों को भी। लाहौर वाले आज बहुत खुश हैं क्योंकि
आज वहाँ जमकर बारिश हुई है और गर्मी का जोर वहाँ पर टूट गया है। लेकिन बलूचिस्तान साइड पर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला रहम करे, वहाँ पर जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर आपको पता है कच्चे मकानात जो हैं वो गिर जाते हैं, बंद टूट जाते हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर आपको पता है आजकल टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हैं, तो उनको भी फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो अल्लाह ताला रहम करे उस साइड पर। तो अभी इस वक्त प्रोग्राम में हमें एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हमने करनी है चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम की। बारबाडोस में फंस गई है। समुद्री तूफान की वजह से इंडियन टीम की भारत रवानगी कुछ मौखर हो गई है और बारिशों की वजह से कहा यह जा रहा है कि भाई अब उनको कुछ देर वहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है और बड़े खुश हैं इंडियन क्रिकेटर्स। तो ज़ाहिर है उनकी कोशिश तो यही थी कि अपने मुल्क में जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करें, लेकिन कुदरत को फ़िलहाल ये मंजूर नहीं है और बारिशों की वजह से उनको वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। लेकिन अनडाउटेडली ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, डिज़र्व करते थे, तभी ट्रॉफ़ी भी अपने घर लेकर जा रहे हैं। ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि डिजर्व करते थे तभी ट्रॉफी अपने घर लेके जा रहे हैं। आपने थ्रू आउट द इवेंट कैसी परफॉर्मेंस देखी है भारतीय टीम की? देखिए भारत आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से अगर स्टार्ट करें, आप देखिए वहां पर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हुई और वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, बट T20 वर्ल्ड कप में वो जिस तरह से तैयार होके आए थे, जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई थी, तो उनको पता था किस किस्म की कंडीशंस होंगी, कहाँ स्पिनर्स की जरूरत होगी, कहाँ का फास्ट बॉलर्स की, और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी टीम को इस्तेमाल किया। जैसे कोहली थे थ्रू आउट वर्ल्ड कप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें साथ लेके चलते रहे और उन्होंने फाइनल में डिलीवर किया। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सहरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। आप देखिए अभी जिम्बाब्वे के लिए एक सीरीज है जिसमें ये सीनियर टीम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में, लेकिन एक दूसरी टीम अनाउंस हो चुकी है। इसका मतलब आप ये देखिए उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, तो मैंने आपको पता है फवाद साहब, मैंने विराट कोहली का एक स्टेटमेंट सुना जिसमें वो ये वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस गेम को सीरियस लेते हैं, इस गेम की इज्जत करते हैं और सर झुका के चलते हैं, और जाहिर है हमें जो मिल रहा है वो इस गेम की वजह से मिल रहा है। और जाहिर है ये उनकी इस पैशन के साथ साथ लॉयल्टी है इस गेम के साथ, उसको कभी फॉर ग्रांटेड उन्होंने नहीं लिया। और इस बात पे वो बड़े खुश थे कि मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप है जो कि बड़ा अच्छा, मैं अपना इस वर्ल्ड कप का जो है हमने फिनिश किया है, या फिर अपने करियर में जो मैं छोड़ रहा हूँ आखिरी मेरा ये वर्ल्ड कप है, तो मैं उस पर बड़ा खुश हूँ कि जीत पर हमारा ये वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आप उनकी किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल है अगर ये इज्जत हर खिलाड़ी करने लगे ना खेल की, तो उसकी परफॉर्मेंस अनडाउटेडली आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए तभी तो वो इतने बड़े प्लेयर हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और साथ साथ आपके गोल्स कितने क्लियर हैं, आप जिंदगी में अचीव क्या करना चाहते हैं। आप पैसों की बात करेंगे तो किसी सूरत भी उनके पास कमी नहीं है, शोहरत की बात करेंगे तो वो भी कम नहीं है, लेकिन आपके गोल्स जब बहुत बड़े होते हैं, आपने ख्वाब बड़े देखे होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट, जो मेहनत चाहिए होती है, और इस वक्त जो अपने करियर में वो और ज्यादा चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप छोड़ के जाएं तो आप ये कहें कि जी मैंने अपने मुल्क को इतना बड़ा इवेंट जिताया था। लीग क्रिकेट में आप किसी टीम को जितवा दें, पैसे ज्यादा कमा लें, आप T20 में नंबर 1 हो जाएं, वो अचीवमेंट नहीं होती। इसी तरह आप देखिए फुटबॉल में भी डिफरेंट लीग्स खेलते रहे, लेकिन मेसी को सुकून उस वक्त आया जब उन्होंने अपने मुल्क को एक वर्ल्ड कप जिताया। तो मैं सबको यही कहता हूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं। और कोहली की आपने बात की, अब द्रविड़ को भी देखें, रोहित शर्मा को भी देखें, एज ए टीम जो था कितने अच्छे तरीके से वो पूरी टीम को लेके चले हैं। और यही सीखना चाहिए हमें भी और हमारे यंगस्टर्स को भी कि अगर आपने बड़े गोल्स, बड़े टारगेट्स रखने हैं तो उसके लिए जो मेहनत दरकार है, जो सोच दरकार है, वो लेके आना है। जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा आप अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटी सोच होगी तो आपकी अचीवमेंट भी बहुत ही छोटी ही रहेगी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलें जी, वही बात फिर से कि डिजर्विंग टीम थी, दूसरी बार T20 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, चैंपियन बनी है, इस पर हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहेंगे, भले हमारे अजली हरी, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने पर एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फवाद मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि बजट आने के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया और अब कल से तो हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद ये इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। तो ऐसे में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की मदद करना, सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखना, जिन लोगों को हाथ फैलाने की आदत नहीं है, ज़ाहिर है वो इस वक्त बहुत परेशान है इन हालात में। तो सोशल वर्क की हम बात करते हैं, जिसका मतलब है कि समाजी काम, ऐसे काम जिससे आम इंसान का भला हो। आज महंगाई के इस दौर में जहाँ सफ़ेदपोश और दिहाड़ीदार तबका जितना मुतासर है, उसका हम सबको बाखूबी अंदाज़ा है। खिदमत खल्क के नाम पर आपको पता है कि पहला कदम अगर आप खुद उठाएंगे तो फिर ही लोगों तक वो रिलीफ पहुँचेगा, और उनको रिलीफ पहुँचाकर जो सुकून आपको मिलेगा, आप कितने पुरसुकून होंगे, इसका अंदाज़ा आप ये नेक काम करके ही लगा सकते हैं। आज हमारे साथ कशफ अली मौजूद हैं, जो कि सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और बेलॉस वेलफेयर के तहत समाज की खिदमत में कोशा हैं, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। और मैं कशफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेकिन बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से आपने इस एज में, आप छोटी सी हैं और आपके दिल में ये जज्बा था कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है। आमतौर पर जब अपने घर में हम इस तरह का माहौल देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं किसी के लिए कुछ करते हुए, तो फिर आप में भी जज्बा पैदा होता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव नेचर के थे शुरू से, और मैंने उनको बचपन से दूसरों की मदद करते हुए देखा है। किसी इंसान में ज़ात पात का फ़र्क नहीं उन्होंने रखा। हमारे घर पे हर कोई मेहमान आ जाता था, हम उसको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देते थे। तो बस वही वैल्यू से मैं भी बड़ी हुई, मेरे अंदर भी वही चीज़ आई जो मेरे पेरेंट्स में थी, और बस फिर शुरू कर दिया। बेलॉस का सफ़र कैसे शुरू हुआ? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थर गई थी सिर्फ घूमने के लिए सर्दियों में ना, तो वहाँ पे चल के हमने सब कुछ अपना सैर सपाटा कर लिया। तो वहाँ पे 2-3 गांव हमने देखे। मैंने कहा यार इन गांव में चलते हैं, जाके देखते हैं कि गांव यहाँ के कैसे होता है। तो बस वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पे पत्ते खा रहे थे, और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, पानी नहीं था थर में, यू नो। तो मैंने कहा यार हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, और इसी दुनिया में ये एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो इस कदर कम आसाइशों में अपनी ज़िंदगी बसर करे। तो मैंने कहा यार कुछ तो हमें करना चाहिए ना सोसाइटी के लिए। तो कज़न्स के साथ मिलके 2019 में मेरा गैप ईयर था, हमने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और इसका नाम भी बस अचानक ही मेरे जहन में आया कि यू नो बेलॉस होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चों से बेलॉस मोहब्बत करती है, अनकंडीशनली प्यार करती है, तो हमें भी सोसाइटी के लिए अनकंडीशनली चीज़ें करनी चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फॉर आवरसेल्व्स, यू नो। सो या तो फिर जब आप लोगों ने बेलॉस का आगाज़ किया और इसको रजिस्टर करवाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके बाद आप लोगों का क्या अंदर इसके मतलब जो सिस्टम चल रहा है, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्राइटेरिया है, आप मुस्तहिक लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, किसको मुस्तहिक कंसिडर करते हैं, ये मुझे बताएं। बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल तो अभी इनिशियल स्टेप्स हैं। तो मेरी सराउंडिंग्स में मुझे जो लगता है जो जितने मुस्तहिक लोग हैं, जहाँ तक मैं अप्रोच कर सकती हूँ, हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन अब हमने टीम इसके लिए हायर करना शुरू की है, और वो टीम हमें स्टैंडर्ड लिस्ट निकाल के देगी कि कौन से मुस्तहिक लोग हैं, और उनकी यू नो वो सैलरी और वो बजट, और यू नो समटाइम्स मिडिल क्लास में भी बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो मांग नहीं सकते हैं, तो उनकी भी मदद हम लोग कर सकते हैं। कभी बार बच्चों की फ़ीसें होती हैं, अच्छे स्कूल में लोग पढ़ा रहे होते हैं लेकिन फ़ीसें नहीं होती हैं, तो इस तरीके से वो लिस्ट बनेगी। तो आप लोग फंड रेजिंग करते हैं, किस तरह कर रहे हैं मैनेज? अभी फ़िलहाल तो मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू मैं बेलॉस को चला रही हूँ, और फ़िलहाल जितनी भी जो भी हमने चीज़ें की वो मैंने खुद अपने बलबूते से की हैं, और अल्लाह वो ये कि अल्लाह और इसमें इजाफा करे। लेकिन ये है कि फ़ंडिंग जो है हमने अभी एक नई कैंपेन शुरू की है जिसमें हम लोगों को एयर कूलर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, जाहिर है। ये भी हम लोग डोनेशंस जमा कर रहे हैं। तो अच्छा, डोनेशंस आप लोग किस तरह जमा कर रहे हैं? डोनेशंस थ्रू सोशल मीडिया हम लोग जमा करते हैं, लोगों को अपना मैसेज पहुंचा के,
अभी फ़िलहाल बस आप लोग मतलब सोशल मीडिया कैंपेन में अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोगों की बेलॉस खिदमत कर रहे हैं, तो लिहाजा आप डोनेशन हमें दें और वो आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएगा कि अभी तो आप लोगों ने एयर कूलर्स आप बता रही हैं कि हम लोगों को देंगे, उसके अलावा ये आपने फीसेस का जिक्र किया या सैलरीज कम है, लोगों का गुजर बसर मुश्किल है, तो उनको किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? मतलब मंथली आप उनको दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं या किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं? हमने अभी भी एक कैंपेन शुरू की थी राशन की, उसके अंदर भी हमने डोनेशंस लोगों से ली थी, तो उस पर हम लोगों ने मंथली बेसिस पे फिर लोगों को राशन डलवाना शुरू किया। और लेकिन अब यह है कि एयर कूलर एक ऐसी चीज़ है जो वंस एट वाइल हो जाती है। इसी तरीके से जो फीसें हैं वो भी ऑफ कोर्स मंथली बेसिस पे हैं, तो जितना हमें सपोर्ट आएगी ज़ाहिर उसके मुताबिक हम भी आगे डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, पता है आपको कशफ की बड़ा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और बड़ी थिन सी लाइन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ वो होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि अगर हम किसी ऐसे को दे देंगे कि जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकता है लेकिन बज़ाहिर परेशान है, तो वो उसकी हक तलफी हो जाएगी, जो बिल्कुल ही बेचारा नहीं कुछ कर पा रहा। तो अभी आप जो टीम हायर कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम है आप लोगों की, और किस तरह से आप लोगों ने उनको बोला है कि आप हमें शॉर्ट लिस्ट करके दें लोग? तो बेसिकली अभी तो उन लोगों को मैंने जो हायर किया वो प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही हमारी एक टीम फॉर्मेशन होती है, आई थिंक 3 से 4 लोगों की फंडामेंटल हम लोग टीम रखेंगे। उसके अंदर हमें सोशल मीडिया की मार्केटिंग के लिए 2-3 लोग चाहिए और उसके अलावा लिस्ट्स के लिए। और अब जस्ट बिकॉज मैं यूके होती हूँ तो पीछे मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ कंटिन्यू होती रहे, तो कोई पीछे संभालने के लिए भी, इस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए भी हो और ट्रस्टवर्दी हो। हाँ, कोई ट्रस्टवर्दी, ज़ाहिर आपको पता है आजकल कैसे हालात हैं, तो इस वजह से बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इन चीज़ों में भी। अच्छा, अभी नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं? आप इस बेलॉस को लेके क्या सोच रखती हैं? आपने इसे किस लेवल पर लेके जाना? मेरा विजन ये है कि इसको हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे लेकर जाएं, बिकॉज आई थिंक बेलॉस के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का ना दिल जनरस है, ये आपको पता है। हम लोग ऐसी कौम है जो मुसलमानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक दूसरे की मदद और इस तरह से खिदमत करना। तो अच्छा, वहाँ पे भी आप फंड रेजिंग करती हैं या वहाँ पर भी बेलॉस मतलब ज़ाहिर इसको चलाने के लिए आपकी कुछ एक्टिविटीज़ तो होती होंगी? बेसिकली जो बेलॉस है ना, इट इज़ फॉर पाकिस्तानीज़, ठीक है? तो ओवरसीज़ का एक बड़ा किरदार है। बिल्कुल पाकिस्तानीज़ है। अब जब तक मैं ओवरसीज़ को दिखाऊंगी नहीं ना कि मैं पाकिस्तान में कर क्या रही हूँ, तब तक लोग भी विलिंग नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स आई हैव टू शो देम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इसीलिए मैं पाकिस्तान आई हूँ, टू शो देम कि मैं इसमें कर क्या रही हूँ। फिर डेफिनेटली ओवरसीज़ भी फिर ज़ाहिर है फिर देख के आपकी दे हेल्प यू आउट। सही। तो अच्छा, मुझे बताइएगा जब आपने ये शुरू किया तो फिर ज़ाहिर है पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए होंगे कि भाई छोटी सी एज में कशफ इतना अच्छा काम कर रही हैं, और क्या उनका रिएक्शन क्या था? वो कोई हेल्प कर रहे हैं अभी आपकी? जी बिल्कुल, वो भी हेल्प करते हैं जितना उनसे हो सकता है। जो मैंने किया वो ऑफ कोर्स उनके उसी से आई डू इट। तो ये है कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, दे आर वेरी प्राउड। और मेरे बाबा ने इनफैक्ट मुझे बोला था कि आप इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है इंशाल्लाह। कोई मैसेज शॉर्टली प्रिसाइजली अगर आप देना चाहती हैं तो जल्दी से दे दीजिए। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग सुकून ढूंढते हैं डिफरेंट चीज़ों में और दुनिया की डिफरेंट रंगीनियों में, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा सुकून इसी में है कि आप दूसरे लोगों की जाके मदद करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कशफ फॉर योर टाइम। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम कुछ बात करेंगे टैक्स लो सहूलियात दो। ये हुकूमत और अवाम का वो गैर एलानिया मुआहदा है जिसकी बुनियाद पर किसी भी रियासत की बुनियाद टिकी होती है। हालिया बजट में हुकूमत ने पाकिस्तानियों से टैक्सेस में तो भरपूर इजाफा कर दिया है, लेकिन इसके बदले में अवाम को मिलने वाली सहूलियात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालिया बजट में हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह 45% तक ले गई है, जो कि नॉर्वे में राइट्स टैक्स की शरह के बराबर है। नॉर्वे उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, और अब पाकिस्तान में भी उसी सफ़ में हम लोग खड़े हैं कि जहाँ पर टैक्स सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। हुकूमत अवाम को क्या उस टैक्स के बदले वो सहूलियात भी फराहम करने वाली है जो नॉर्वे में एक आम आदमी को हासिल है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर खाकान, हम लोग अब नॉर्वे के बराबर खड़े हो गए। जितना टैक्स वहाँ वसूल किया जाता है उतना ही टैक्स पाकिस्तानियों से भी लिया जाएगा। लेकिन अगर सहूलियात का कंपैरिजन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सहूलियात नारोवाल वाली हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हमें यहाँ पर सफ़र पे भी, तालीम पे भी, खुराक पे भी, रिहाइश पे भी, हर चीज़ पर हमें टैक्स पे करना है। तो ये ज़्यादती नहीं है? रियासत तो माँ का दर्जा रखती है, तो इस तरह से ख्याल रखा जा रहा है पाकिस्तानियों का कि पैसे ही दो बस, सहूलियात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में पहले तो टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाना जो है वो सबसे पहली इक्विटेबल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना जो है उससे उसका ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि अभी भी एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है उसमें 9.5 अरब रुपए प्रोविंसेस मिल के कलेक्ट करेंगी और पूरा मुल्क जो है वो 13,000 अरब रुपया टैक्स दे रहा होगा। सो आई मीन यू हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस। नंबर 2, रियल एस्टेट पे 15% कैपिटल गेन्स टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल जो हाईएस्ट सैलरी अर्नर है वो 39%, 40% टैक्स दे रहा है, और जो हाईएस्ट यानी कि 1 करोड़ से ऊपर छोटा कारोबारी है जिसको आप चाहते हैं कि वो पनपना शुरू हो, दुनिया से कनेक्ट हो, एक्सपोर्ट करे, चप्पल बनाए, गाड़ी की बत्ती बनाए, वो जो है 50% टैक्स देगा अगर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है अपनी इनकम में। सो रियली हुकूमत को ये सोचना था कि उसने कोशिश ज़रूर की है कि कुछ रियल एस्टेट पे टैक्स बढ़े, पर अभी भी रिटेलर्स 42,000 रजिस्टर हुए हैं। आई मीन ये कहाँ का इंसाफ है कि ये मेरे भाई बहन जो हैं वो कहते हैं हम 30 लाख हैं पर हम रजिस्टर नहीं होंगे। सो अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो फिर टैक्स जो है वो वेज अर्नर पर, वो टैक्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और फिर जो एग्जेम्पशंस उड़ानी है हमने सेल्स टैक्स की तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको भी लगाना पड़ेगा। सो एक तो ये बात बिल्कुल मतलब यहाँ है। दूसरी बात ये है कि हमें अपने टैक्स के निज़ाम को जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए हुए हैं हमने, जो हमने कस्टम्स ड्यूटीज़ इतनी लगाई हुई हैं, इस सब निज़ाम से भी तो निकालना है। अभी तक हुकूमत जो है एक मॉडर्न टैक्सेशन के निज़ाम की तरफ बढ़ नहीं पा रही जिसमें डेटा माइनिंग करके पाकिस्तान इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन डेटा। ये मतलब मैं नादरा का डेटा, पावर का डेटा, गैस का डेटा, कमर्शियल ट्रैवल का डेटा, गाड़ियाँ खरीदने का डेटा, प्रॉपर्टी का डेटा, ये सब डेटा हर एक का मौजूद है इस वक्त। प्रॉब्लम इज़ नॉट द डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस डेटा, द प्रॉब्लम इज़ डेटा माइनिंग। यहाँ पर आके फिर बात वहीं रुकती है कि यू नीड टू गेट प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड्स दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। मसावी फेयर एक्विटेबल टैक्सेशन कैसे होनी है, कॉम्प्लेक्सिटी टैक्सेशन की कैसे दूर होनी है। मसला ये है कि आपको पता होगा कि बजट से पहले जब ये हुकूमत जो नौमुंतखब हुकूमत थी, कुछ इन्होंने किफ़ायत शुआरी की बात की थी कि जी अब तो हम अपनी मराद कम करेंगे और कुछ पैसे बचाएंगे। तो उससे हमें ये गुमा हुआ, गलत फहमी हुई कि शायद जो आगे बजट आएगा फिर महंगाई में कमी के भी चर्चे किए गए कि देखिए जी कमी कर दी है। लेकिन ये बजट आने के बाद जो एकदम से एक रेला आया महंगाई का, एक तूफान आया महंगाई का, ये फिर क्या सिर्फ वो एक लॉलीपॉप था या फिर वो आंखों में धूल झोंकने के बराबर था कि जो चर्चा हुई किफ़ायत शुआरी और महंगाई में कमी? देखिए, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स पे जो अथॉरिटीज़ का जो व्यू है बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि हमने अभी एक कमेटी बनाई है, वो हमें बताएगी कि हम कैसे एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ सकते हैं। पिछले वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ की नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म से लेकर आज तक अगर हम कमिटीज़ की रिपोर्ट्स ही देखें तो बेइंतहा होंगी, बट लेट्स गिव द गवर्नमेंट इट्स ड्यू। एंड हम कहते हैं कि गवर्नमेंट फिर एक व्यू लेना चाहती है कि इस पे कैसे बढ़ना है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जिसमें पेंशन्स का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवॉल्व होने हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनका रिफॉर्म है। पाकिस्तान की जो टैरिफ का पूरा निज़ाम है उसको ठीक करने का निज़ाम है। PSDP यानी कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग का पूरा निज़ाम जो है उसको ठीक ऑन इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स में लेके जाना है। सो एक्सपेंडिचर का तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ये बात आपने बिल्कुल सही रखी। फिर इसी में हुकूमत को कैसे आप लीनर बनाएंगे, लीनर से मतलब है हुकूमत का हुजम किस तरह कम करेंगे। मिनिस्ट्रीज ही कम करने की बात नहीं है, आप ज़रा लेयर्स देखें जो गवर्नमेंट से फाइल गुजरती है उसको किस तरह कम करेंगे। मेरा ख्याल है अभी तो ये सोच ही शुरू नहीं हुई, ये बड़ा डीपर काम है, एक्सपर्ट्स मानता है। और एक काम जिसकी बिल्कुल एक सेकंड दीजिएगा, जो अभी बात ही नहीं शुरू हुई वो ये है कि पाकिस्तान 10,000 अरब 10,000 बिलियन मार्कअप और डेट की पेमेंट में करने जा रहा है। खुदारा ये रियलाइज करें हम कि इसका एक बहुत बड़ा, ये 35 अरब डॉलर के करीब बनता है। आपको अपना डेट सस्टेनेबल बनाने के लिए इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, डेट को रीप्रोफाइल करना पड़ेगा। इसकी तो अभी बजट में गुफ्तगू ही नहीं शुरू हुई। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मौका है इस गवर्नमेंट के पास
कि अगले 2-3 साल में ये डिफाइन करे चीज़ें, टैक्सेशन को ब्रॉड बेस करना, डेट की रीप्रोफाइलिंग करना, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म करना, रनिंग ऑफ द स्टेट को तब्दील करना, सूबों पे बोझ डालना, उनको एफिशिएंट बनाना, एसओई से जान छुड़ाना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर खाकान ये बताएगा कि हम आईपीपीज़ को एक बड़ी तादाद में पैसा दे रहे हैं, जिसको मैं भत्ता कहूँगी, उसके अलावा जो मरात हैं ब्यूरोक्रेसी के पास, वो भी आपके सामने है। मुझे ये बताएगा कि इस बजट आपने बड़ा बगौर जायज़ा लिया है, आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिलीफ जो कि आपके ख्याल में इस बजट में ख़ास तौर पर आवाम को दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे? अभी भी अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हम आईपीपी से गुफ्तगू करेंगे, लेट्स बिलीव देम फॉर अ वाइल एंड से कि वो करेंगे। 17 चाइनीज़ आईपीपीज़ हैं, 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, 15 अरब डॉलर है जहाँ तक मेरा मुशाहिदा कहता है। अब इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको भी रीप्रोफाइल करना पड़ेगा डेट्स को, तो इनसे बात कीजिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये बात आपने दुरुस्त रखी। नंबर 2, जो ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव और ये सारों की मराहत हैं, देखिए इनको तो मोनेटाइज करना पड़ेगा। मैंने सरकार में रहते हुए ये एक काम किया है, वो ये था कि जो गाड़ी है उसकी बजाय उनको उस वक्त 90,000 रुपये अपर केडर को, 50,000 नीचे वाले केडर को हम देते थे, ताकि वो गाड़ी वापस ले ली जाए, उनको सहूलत दी जाए, उनके पास अपनी गाड़ी हो, वो उस गाड़ी को लेकर अपनी गाड़ी की खरीद सकें, उस गाड़ी पर। अगर डॉक्टर खाकान, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अभी जो पीपल्स पार्टी के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है, उनमें भी इन्होंने यही कहा है कि जी हमने तो बजट IMF के साथ मिलकर बनाया है, हम मजबूर हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि IMF को ये नज़र नहीं आता कि इस मुल्क में कितनी सस्ती बिजली जो मुलाजमीन काम करते हैं बिजली के महकमों में उनको दी जा रही है, ब्यूरोक्रेसी के पास कितनी मरात हैं, हुकूमती वज़रा के पास कितनी मरात हैं। क्या वो ये नहीं उनको कहते कि भाई आप इसको कट ऑफ करें और गरीब को रिलीफ पहुँचाएँ? So, एक तो बात यह है कि IMF is a necessity, but IMF का क्या प्रोग्राम होगा, that depends on you. I mean, you have to define your program. आप उधर से 10-11 PhDs आते हैं, सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं। मैं बार बार अथॉरिटीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड ये कहता हूँ, जो प्रोग्राम्स ले रही होती हैं, अपना प्रोग्राम डिफ़ाइन करने के लिए, अपनी मॉडलिंग करने के लिए, अपने डेटे के लिए अपने एक्सपर्ट्स रखें, जो पोजीशन ऑफ पावर में ऐसे लोग हों जो कि डिफ़ाइन कर सकें आपका प्रोग्राम, सो दैट आप IMF से बेहतर निगोशिएट कर सकें। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आई एम रियली होपिंग कि अथॉरिटीज़ ये कर रही होंगी, वी डोंट नो, बट लेट्स रियली होप कि वो कर रही होंगी। दूसरी गुफ्तगू जो है वो ये है कि कुछ चीज़ें IMF आपको ये नहीं कह रहा कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, वो तो कह रहा है जो ओगरा और नेपरा ने नर्ख का तयन किया है इनको पास ऑन करें। आपको बताना है कि आप इसमें एफिशिएंसी लाके इन नर्खों को कैसे कम कर सकते हैं, ये ओनस तो आप पे है। IMF के पास पावर सेक्टर को ठीक करने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। मसला यही तो है डॉक्टर साहब, मसला यही तो है कि अपनी आमदनी के जराए इन्होंने बढ़ाने हैं, वो भी अवाम पर मजीद बोझ डालकर। आप देखें कि जिसकी सालाना 1 करोड़ तक तनख्वाह है, उसका 45% उसको टैक्स पे करना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि डिजिटलाइज करना इकोनॉमी को, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज लेके आना, एटलीस्ट यहाँ पर जो वसाइल मौजूद है उनका भरपूर इस्तेमाल करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, लोगों को, तनख्वाहदार तबके को प्रॉपरली टैक्स नेट में लेके आना, उसके लिए कोई प्रॉपर हरबा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कोई रिफॉर्म्स नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जोर है तो बस एक बात पर, जी IMF ने कह दिया है पैसा आपकी जेबों से निकलेगा। GST 17% से बढ़ाकर कहाँ पहुंचा दिया है, आप 10 रुपए की चीज लेने भी जाएं तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर हमारे लिए कोई रिलीफ ही नहीं है? तो करेक्ट। अब ये सारे काम जो हैं अगले आने वाले चंद माह में आपको दिखाई देने चाहिए, जो आपकी सही डिमांड है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म बड़ी क्लियरली हर चीज़ पे दिखाई देना चाहिए। सेल्स टैक्स को जब आपने कहा, हम कहते थे ना कि ये 3900 अरब की सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, इनको देखें। इसके साथ साथ मैं ये भी हमेशा कहता था कि 18% का रेट कम करना पड़ेगा, जिसकी आपने गुफ्तगू की। जब हम सेल्स टैक्स की बेस बढ़ाते हैं पूरे मुल्क में, तो IMF में, आई एम श्योर माई फोक्स, गुड फोक्स इन द IMF अंडरस्टैंड राइट, उसका मतलब यह है कि ये 18 से कम करके 16 या 15 कर दिया जाए, चूँकि उसको हम मसावी कर रहे हैं और उसका बोझ बढ़ा रहे हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू डू। आई एम रियली होपिंग कि गवर्नमेंट इस तरफ मूव करेगी। मुझे बहुत अफसोस है इस पर डॉक्टर खाकान के, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में जो 1 यूनिट है उसकी कीमत 10 रुपये है, और भारत में यही 1 यूनिट की कीमत जो है नाज़रीन तकरीबन बनती है 7 रुपये, जो पाकिस्तान 21 रुपये बनते हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग कहाँ खड़े हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद थे, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी और यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। अदरवाइज़ अल्लाह ही हाफिज़ है जो सिचुएशन है, क्योंकि जब चीज़ों ने ऑटोमेटिकली चलना है ना, और ज़ोर सिर्फ एक चीज़ पर होगा कि अवाम पर बोझ डालो, इनसे निकलवाओ, बड़ा पैसा है पाकिस्तानियों के पास, खुदा का खौफ करें, कुछ रहम करें। कुछ आपसे भी पूछा जाएगा, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। बात ही इस पर हो सकती है, तशवीश सिर्फ सोच ही किया जा सकता है, जो कि हम कर रहे हैं और बार बार बात करते भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बचपन में हमने कहानी सुनी थी उम्र यार की, जब फिल्म का रूप धारा उम्र यार ने तो फिर फिल्मी शायकीन ने भी दिल खोल कर इसको दाद दी है। उम्र यार पाकिस्तानी पहली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसके तमाम VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट्स पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। इस फिल्म को पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म करार दिया गया है। फिल्म में काम करने वाले अदाकारों का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में तमाम वो स्टंट्स किए हैं जो कि इस फिल्म के अहम किरदार हैं। उनमें उस्मान मुख्तार हैं, सनम सईद हैं, फरहान ताहिर हैं, हमजा अली हैं और सना नवाज़ है, अली काज़मी हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, दानियाल उसामा करामत शामिल हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी अच्छा काम करते हैं। इसी पर बात करने के लिए अदाकार उसामा करामत इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा आप नंबर अदाकार हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उसामा, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह आपकी फ़िल्म जो है वो हिट हो गई है, लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बुलाने के लिए शो पे। और बड़ा इट्स ऑनेस्टली थोड़ी सरियल फीलिंग है, बिकॉज इस फिल्म का हमें इंतज़ार था ऑलमोस्ट 3.5 साल से। तो अब फाइनली जाके हमने हवाले कर दिया इसको आवाम के ऊपर, और अभी तक तो बहुत ही जिसे कह लेना एक फनेटिकल और बहुत एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस चल रहा है हमारा। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपको स्क्रिप्ट मिला या बताया गया कि भी आपको कास्ट करने जा रहे हैं और ये उम्र यार है जो बचपन में हम कहानियाँ सुना करते थे, तो ऑब्वियसली आपको भी एक्साइटमेंट हुई होगी कि कहानियाँ तो हमने भी सुनी है, तो अब हमें अब अमली तौर पर इस तरह से काम करना है। तो क्या सोचकर आपने स्क्रिप्ट को साइन किया और कहा कि जी मैं करूँगा? मुझे एक्चुअली जब हमें पता चला था ये उस वक्त बिल्कुल कह लें कि सेकंड वेव ऑफ कोविड का टाइम था। तो मुझे अभी तक सही याद है कि कॉल आई थी इधर इस्लामाबाद में, जो इन्होंने प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया था VR चिलीज़ का। तो इन्होंने कुछ बताया नहीं क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है। तो खैर मैं गया हूँ, ऑडिशन के लिए गया हूँ, ऑडिशन दी है मैंने। ऑनेस्टली अगर टू बी वेरी फ्रैंक, पहली ऑडिशन बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बहुत गंदी दी थी। तो मेरी थर्ड ऑडिशन पे जाके जब मुझे पता भी चला इस चीज़ का, बिकॉज़ थैंकफुली उस्मान और मैं हम बड़े पुराने दोस्त हैं, और बाकी भी 1-2 और कास्ट मेंबर्स हैं, सलमान हो गया, सलमान शौकत। तो उस्मान से मेरी बात हुई थी जब मैं बाहर निकला हूँ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हमें वो एक प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कुछ बताई नहीं है डिटेल, तो उसको ऑलरेडी आइडिया था। तो उसने कहा था जो मर्ज़ी हो जाए ना, तुमने दोबारा देनी है और मेक श्योर ये प्रोजेक्ट अपना लॉक करो। तो खैर जब आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स पता चली तो अगेन इट वाज जिसे कहते हैं ना एक बचपन का वो एक होता है ना दिमाग में कि सुपर हीरोज़ को बड़े मतलब देख के हम बड़े हुए थे। मैं ख़ुद पर्सनली वो कॉमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, वो कार्टून्स देख के बड़ा हुआ हूँ। और तो जब फाइनली पूरी डिटेल पता चली एंड ऑल दैट, तो मैंने कहा भाई जो मर्जी हो जाए ना, बस आप लोग मुझे ऑन बोर्ड करें, डन करें, फाइनल करें। सही। अच्छा अब ये साइंस फिक्शन फिल्म है और पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म है ये, तो आपको कैसी लगी है? मतलब इसमें जो इफेक्ट्स हैं, जो सारा काम किया गया है, वो किस तरह का है? ऑब्वियसली अभी हम लोग उस तरह का काम तो नहीं करें जिस तरह का हॉलीवुड में होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो वक्त अब दूर है, हम बहुत जल्द वैसा काम भी करने लगेंगे। तो कैसा आपको लगा साइंस फिक्शन फिल्म में काम करना? नहीं ऑनेस्टली सरिश, मैं अगर आपको सही बात बताऊं, जो इस पे काम हुआ हुआ है इस मूवी पे, जितना टाइम लगा है, जितनी मेहनत लगी है और जिस प्यार से ये बनाई गई है, तो यू कैन ईजिली से कि हमने उस ऑन पार विद हॉलीवुड हमने प्रोडक्ट निकाला। अच्छा ज़बरदस्त। आपने खुद देखी है फिल्म अभी तक? नहीं मैंने सिर्फ टीजर देखा है इसका, लेकिन मैं डेफिनेटली देखूंगी फिल्म। हाँ, जब आप खुद देखेंगी तो आई एम वेरी श्योर आप इस चीज़ के साथ अग्री करेंगी कि हम मतलब उससे बिल्कुल उस मार्क से हमने नीचे मिस सही नहीं सही किया। लेकिन पता है तो आपको उसामा, जो कास्ट है ना,
वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि अनडाउटेडली ये फिल्म देखने के काबिल होगी। और मुझे थोड़ा टीज़र देख के भी आइडिया हो रहा है। मुझे ये बताएगा कि हमजा अली अब्बासी हैं, इसमें सनम है, इसमें अदनान है, तो कितना आप लोगों को सेट पे मज़ा आया, कैसा लगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी थी, कुछ बताएंगे एक्सपीरियंस इस हवाले से कैसा रहा? बिल्कुल ऐसे वही मैं आपको इसमें बता रहा था ना, बिकॉज साइंस फिक्शन और उस दुनिया में जाने के लिए ना हमें ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन का काम करना पड़ा था, राइट। तो आपको इसेंशली आपको वो चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं, बिकॉज वो असल में चीज़ है नहीं, ठीक है। वो जिन जो बाद में, तो हमें मेरे लिए पर्सनली वो एक चीज़ थी कि जिस तरह बचपन में बंदा इमेजिन करता है ना कि यार अगर मैं इससे ऐसे लड़ूंगा तो वो जिन होता है, तो कुछ ईवल होता है, तो ये होता है, तो वो आपको एक तरीके से ना वो चीज़ आपको टैप इन करनी पड़ती है, वो चैनल करनी पड़ती है। और जहाँ तक कास्ट की बात है तो ऑनेस्टली बिकॉज ये मेरा टेक्निकली दिस इज़ माई डेब्यू प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए एक जिसे कह लेना एक्टिंग का मास्टर क्लास मेरे सामने लाइक बेस्ट द बेस्ट एक्टर्स है। और मुझे जो सीखने को मिला इन सब से मतलब कुछ दोस्त भी हैं, कुछ जिनसे फ़र्स्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी, अली काज़मी हो गया, सनम हो गई, हमारे जो डायरेक्टर हैं असफर जाफरी, अगेन आई वुड से आई कुड नॉट बी लकीयर टू वर्क विद अ बेटर डायरेक्टर, बिकॉज असफर ने जो एक कंफर्टेबल माहौल बनाया हुआ था सेट पे, तो हमें काम कर भी रहे थे लेकिन साथ साथ ऐसे लग रहा था हम लिटरली डेली ना वो बचपना आ गया था, बचपना जाग गया था सबका। अच्छा, कि वो एक पुराना टाइम याद आ गया था कि जो हम सोचते थे वो हम कर रहे हैं। अच्छा उसामा, डोंट यू थिंक सो कि हमें बहुत पहले ये साइंस फिक्शन फिल्म बना लेनी चाहिए थी? क्यों इतना वक्त क्यों लगा कि पाकिस्तान की साइंस फिक्शन फिल्म अब आ रही है 2024 में? आई थिंक डेफिनेटली हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। शायद वो रिसोर्सेज हमारे पास तब अवेलेबल नहीं हो जो अब हम उस लेवल पे हम काम निकाल सकते हैं। लाइक आई सेड, जब आप इंशाल्लाह देखेंगी खुद, तो आप खुद भी एक चीज़ ये देखेंगी कि मतलब वो जो एक फिनिश और एक पॉलिश्ड लुक है ना फिल्म की, मतलब आप किसी एंगल से इसको नहीं कह सकते कि इस पे उस तरीके से कि कोई मार्क मिस किया हमने। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। पहले भी जिस तरह कहते हैं कि हमारे उस तरह प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को शायद उस चीज़ में इतना ना हो, होप ना हो कि लाइक अगर हम ये आवाम को ये प्रोडक्ट हम बना के देंगे तो वो किस तरह एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं ख़ुद पर्सनली एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जहाँ आपका पाकिस्तानी क्राउड सिनेमा जाता है मार्वल की फिल्म्स देखने, डीसी की फिल्म्स देखने, तो उन्होंने इधर भी उन्होंने मतलब कमी नहीं छोड़ी है कि वो लाइक भर के आए और भर के प्यार दिया इस मूवी को, कि दैट मीन्स कि हमारा ऑडियंस तैयार था ऐसे प्रोडक्ट के लिए और हमने शायद थोड़ी देर लगा दी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा बच्चों के लिए ये कितनी मतलब एक्साइटिंग मूवी है। ज़ाहिर है उम्र यार की कहानी तो हमने तो खैर सुनी, आजकल के बच्चे तो ज़्यादा मूवीज़ देख के ही बड़े हुए हैं, तो उनके लिए इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, मैं चाहूँगी जो लोग इस वक्त अभी आपको सुन रहे हैं थोड़ा सा उनमें भी तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए ना कि भाई ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसको जाके देखना है। तो इसमें ऐसा क्या है जो आपके ख्याल में देखने के काबिल है और उनको जाना चाहिए? बच्चों के लिए आई थिंक बिकॉज वही जैसा मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ना, मार्वल हो गया, डीसी हो गया, इनके जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, मतलब डीसी साइड पे आप सुपरमैन बैटमैन को देख लें, मार्वल पे आप आयरन मैन हल्क थॉर को देख लें, तो द फैक्ट कि ये हमारे अपने हीरोज़ हैं, ये हमारी अपनी कहानियाँ हैं, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशली कि वो रिलेट कर सकते हैं कि ये दीज आर आवर ओन हीरोज़, राइट। तो मुझे ख़ुद पर्सनली अगर मैं बताऊं कि हमने जितने भी अभी सिनेमा विज़िट्स की हैं जाके शोज़ के दौरान, तो बच्चे ऐसे मतलब ओवर द मून एक्साइटमेंट शो करके आ रहे हैं। मैं अगर आपको एक बताऊं, मेरा एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, इतना वो रश पड़ा हुआ था लॉबी सेंटोरस के अंदर, सेंटोरस की बात है इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे ऐसे टांग पे मार के ना, आई थिंक ही मस्ट बी लाइक कोई 5 या 6-7 साल का होगा, उसने ऐसे कहा कि वो आप ही थे ना जिसने जंजीरें तोड़ी हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं ही था। कहता आपने किस तरह किया है? तो मैंने कहा मेरे अंदर एक पावर है, एक ताकत है। तो कहता है वाओ, और भाग गया। तो मतलब बच्चों के लिए आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली उनके लिए एक वो बड़ी जॉयफुल और जॉयस फीलिंग है कि फाइनली दे हैव समथिंग कि उनके अपने हीरोज़ हैं जिनके साथ वो रिलेट कर सकें। और यू नो इसमें इस फिल्म में मैसेज ऐसा दिया गया कि स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ टुडे, जो जेन जी हमारी कहलाई जाती है और उनके बाद जो जेन अल्फा हैं, उनकी तरफ से वी गॉट नथिंग बट जैसे कह लेना पॉजिटिविटी और लव, और आई होप ये उसी तरीके से और भी फैलती जाए।
स्पेशली यूथ के अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा उसामा, शूट कितना अरसा रहा इस मूवी का जारी? ज़ाहिर है आप लोगों को वक्त लगा है, अगर ये कोविड की दूसरी जो वेव थी उसके दौरान की बात है तो फिर तो काफ़ी टाइम लगा है। तो कहाँ कहाँ आप लोग गए, या फिर किसी एक ही जगह पे सारा शूट हुआ है? फिर ये भी मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या जो कि आपको हमेशा याद रहेगा कि यार उम्र यार की शूट पे हम लोग थे तो हमारे साथ ये हुआ था और सब बहुत हंसे थे या परेशान हुए थे। इसको शूट आई वुड से टुक अबाउट दो ढाई महीने लगे थे। हमने जो स्टार्ट किया था वो दिसंबर 2020 में किया था, और आई बिलीव द फिल्म जिसने रैप अप किया था वो दैट वाज फरवरी 2021। तो और मेरे पर्सनली मतलब मुझे याद है कि मेरे अपने जो शूटिंग डेज से ख़त्म हो गए थे, लेकिन मैं खुद सेट पे जाता था बिकॉज इतना वो कमराडरी जो हमारी एक वो यूनिटी बनी हुई थी ना कास्ट की, एक दूसरे को हेल्प करना, शुगर लगाना, मजाक करना, और एक वो प्रॉपर एक फैमिली माहौल बना हुआ था। और मुझे जो अभी तक याद है, अब फरहान ताहिर जैसा एक्टर जो अभी आई वुड लाइक टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, ये उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म है, उनका पूरा रेज़्यूमे हॉलीवुड में। जिस बंदे ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, मैट डेमन, क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस पाइन, ऐसे लोगों के साथ काम किया है। मेरा सीन ही मेरा जो पहला सीन था उनके साथ था। तो वो सुन के मुझे अभी तक याद है, मेरी तो जैसे कहते हैं ना हालत ख़राब हो गई थी कि मैंने फरहान ताहिर के सामने एक्टिंग करनी है। तो मुझे याद है कि हमारा पहला रीडिंग सेशन था जब फरहान भाई इस्लामाबाद पहुंचे थे, हम सब बैठे हुए थे, तो रीडिंग सेशन चल रहा था। तो वो ऑब्वियसली एक पहला एक वो फील होती है उनको देख के, और उनकी एंड ही सच ए ब्रिलियंट, मतलब उन्होंने थिएटर भी किया है, ब्रॉडवे भी किया है। तो हम कर रहे थे, रीडिंग सेशन चल रहा था, तो मेरी लाइन थी, उनके डायलॉग के बाद मेरी लाइन थी। तो मैं जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही मुँह खोल के उनको मैं देख रहा था, ओह अच्छा सॉरी सर, अच्छा मेरी लाइन है। तो वो मैं आज तक भूलूंगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस तरह जैसे कहते हैं ना ऐसा एक कंफर्टेबल माहौल बनाया था फरहान भाई ने, कि आई वुड रियली टिप माई हैट्स ऑफ टू हिम कि फरहान भाई एंड सना नवाज ऑल्सो, वो भी सीन में थी उस सीन में, और उनका भी जो एक पूरा एक रेज्यूमे है, उनका एक इतना वेटरन करियर है। तो उन दोनों ने मतलब दे रियली सॉर्ट ऑफ मुझे बड़ी एक वो फील आई थी कि सीनियर्स और जूनियर्स के वो जो होती ना पुरानी जैसे कहते हैं यार वो बनती नहीं है ये नहीं, लेकिन ये वो वाहिद सीनियर्स हमें ऐसे मिले थे जिन्होंने बड़ा एक अच्छा और कंफर्टेबल माहौल बनाया था। क्या बात है, ज़बरदस्त। चलें जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और आई मस्ट से कि मूवी उम्रो यार जिसने नाज़रीन नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखें, और आप होपफुली इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म है और सस्पेंस थ्रिल से भरपूर है। अगर सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगा। जी बिल्कुल दीजिए आप। जी बस देखें जी, उम्रो यार अ न्यू बिगिनिंग पूरे दुनिया में अब चल रही है। हमने कल एक्चुअली टाइम्स स्क्वायर में, दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर, पहली पाकिस्तानी फिल्म जो टाइम्स स्क्वायर में हमारा पोस्टर आया, और दिस इज़ अगेन अनदर लैंडमार्क, अनदर जिसे कहते हैं ना एक माइलस्टोन है इस फिल्म के लिए। तो हमने मेहनत कर दी है, हमने काम दिखा दिया है, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप जाएं, इस फिल्म को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को बताएं, फैमिली को लेके जाएं, बिकॉज ये वो वाहिद फैमिली फिल्म है जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बंदा अनकंफर्टेबल होए, कोई नहीं है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक एवरीवन कैन एंजॉय दिस फिल्म। और प्लीज़ हमें फीडबैक दें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह, एंड होपफुली ये इसी तरह ये फिल्म बढ़ती जाए और हम आपको जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट भी दे सकें। थैंक यू सो मच उसामा, रियली नाइस टू यू। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने माशाल्लाह अपनी इस कामयाबी पर सबको बताया कि भाई जाके देखो, भी हमने मेहनत कर दी है, बाकी काम आपका है, अनडाउटेडली हम देखेंगे जाके, क्यों नहीं जनाब। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अब बात हो जाए पाकिस्तानी मारूफ वीजे, मॉडल, मेज़बान और अदाकारा अनूशे अशरफ की, जो कि रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर मारूफ मॉडल और अदाकारा ने पोस्ट शेयर की है और अब तक शादी ना करने का ताना देने वालों के मुंह बंद करा दिए। उन्होंने निकाह की तस्वीर शेयर करने के साथ साथ मानी खेज कैप्शन भी तहरीर किया। अनुशा अशरफ ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि बेटा आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, लो जी कर ली। शेयर की गई तस्वीर से मालूम होता है कि अनुशा का निकाह मुमकिन तौर पर ऑनलाइन हुआ है, जबकि उनका निकाह शहाब रज़ा मिर्ज़ा नामी शख्स के साथ हुआ है, जिसकी तस्वीर उन्होंने मद्दाहों के साथ शेयर की है। शादी के ऐलान के साथ ही फनकारों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद
और नेक ख्वाहिशात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो हमारी तरफ से भी ढेर सारी मुबारकबाद अनुश्री के लिए। अल्लाह ताला अब उनके लिए बेहतरीन फ़ैसला साबित करें। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान की तारीख में ना बड़े नए नए काम हो रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि साइंस फिक्शन फ़िल्म पाकिस्तान की पहली जो कि बनी है और छाई हुई है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी हुई है। शहरी ने सिंगल डिजिट की हामिल नंबर प्लेट 10 करोड़ में ख़रीद लिया है। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से प्रीमियम व्हीकल नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला ने शिरकत की है। और 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से सिंध हुकूमत को 67 करोड़ 54 लाख रुपए की आमदनी हुई है। तो प्रीमियम नंबर 1 की जो नंबर प्लेट है वो 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 5 के हिस्से की नंबर प्लेट 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 4 करोड़ 10 लाख और 9 नंबर की नंबर प्लेट 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। शर्जील मेमन का कहना है कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर पर खर्च की जाएगी। तो ये अच्छी खासा जो रेवेन्यू है वो कि जनरेट किया गया है ये प्रीमियम नंबर प्लेट्स को नीलाम करके। और वही बात है कि जो लोग जिनके पास पैसा भी है और जो शौक़ भी रखते हैं कि उनके पास कुछ यूनिक किस्म की चीज़ हो तो वो पैसा खर्च भी करते हैं। तो लिहाजा लोगों ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया है इस नीलामी में। और प्रीमियम जो नंबर प्लेट है जो कि 1 नंबर है यानी कि नंबर 1 है वो ही 10 करोड़ रुपए में ख़रीदी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये पैसा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा कॉज है। तो इस तरह की नीलामियाँ फिर तो होती रहनी चाहिए कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो एक नंबर प्लेट के एवज़ जब इतनी बड़ी बड़ी रकम अदा कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर इस तरह की ऑक्शंस होनी चाहिए और ये नंबर्स दिए जाने चाहिए ताकि सैलाब ज़दगान की मदद हो सके। इसके बाद किसी और अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह की नीलामियों से इकट्ठी होने वाली रकम को। तो ये जनाब सिंध में पहली बार हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑक्शन हुई और शहरियों ने दिल खोल कर पैसे खर्च किए और अपनी पसंद का नंबर हासिल किया। आप जनाब आपको बताएं कोरोना वबा हो या सैलाब का मामला हो या कोई और नागहानी आफत हो, डॉक्टर्स का किरदार हमेशा से अहम रहा है। अस्पतालों के जनरल वार्ड्स को कोविड वार्ड्स में तब्दील करके इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर्स ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर कोरोना के मरीज़ों की देखभाल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद ख़ान जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कितना मुश्किल था वो सफ़र और माशाल्लाह से गुजरे ही हैं हम लोग उससे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर सईद वो वक्त तो खैर गुजर गया, ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, दुनिया भर में ही लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जो फ्रंट लाइन फाइटर्स थे वो आप लोग थे। तो ज़ाहिर है कभी याद जब आती है उस वक्त की तो हमें ये भी याद आता है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज किया और कोरोना वार्ड्स में आप लोगों ने दिन रात ड्यूटीज़ दी हैं। तो कैसा था वो सफ़र? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताएं क्योंकि ज़ाहिर है जिस पर गुजरती है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौके पे हमें याद रखा और हम तो कभी भी वो दिन नहीं भूल सकते जब जनवरी 2020 में ये वबा सामने आई पाकिस्तान में स्पेशली और हमें हाई अलर्ट कर दिया गया। हम खुद भी तैयार थे क्योंकि चाइना में ये कोरोना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी दुनिया उस वक्त घबराई हुई थी, खुसूसन जब वो वीडियो टीवी स्टेशन चैनल पे चलते थे और लोग घबरा जाते थे कि कैसे ये कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी है और ये तो जिस तरह हाथ लगते ही शायद ये मौत कॉज करेगी। तो जब वो शुरुआत दिन तो बहुत मुश्किल थे, पहले साल जो हमने गुजारा बहुत मुश्किल से गुजारा, लेकिन साथ साथ ये खुशी भी है कि हम अपने मुल्क के और अपने अवाम के काम भी आए, उनकी हमने खिदमत की। यकीनन बहुत मुश्किल दिन थे हमारे अपने पर्सनली भी, जब हम अपनी फैमिली में जाते थे तो बड़े मोहतात रहते थे और हम कई घंटे कई दिन हम अपने ऑफिस में रहते थे ताकि हम जो है फैमिली से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और मोहतात रहें ताकि खुदा न खास हमें कुछ हो तो वो हमारे बच्चों को ना हो। तो ये काफ़ी एक मुश्किल टाइम था
लेकिन साथ साथ ये मुल्क को इसने मुत्तहिद भी किया। डॉक्टर ने, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ ने, लेबॉर्ट्री स्टाफ ने बड़ा बेहतरीन जो है परफॉर्म किया। गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी अच्छी पजीराई भी हुई और उन्होंने सहूलियात भी प्रोवाइड की और दुनिया भर में पाकिस्तान के रिस्पांस को सराहा गया। WHO ने भी सराहा कि बिल्कुल में बिल्कुल डॉक्टर सईद, जाहिर है कि आप लोगों की काविशें ही हैं, आप लोगों की एफर्ट्स है, मेहनत है कि जिसकी वजह से हम उस कोविड की वो जो दौर था, मुश्किल थी, उससे निकले। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा कि गर्मी आपको पता है कि काफ़ी रही है, उसके बाद अब जोर गर्मी का टूट भी गया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ बीमारियाँ तेज़ी के साथ फैल रही हैं। अस्पतालों में, वार्ड्स में जगह नहीं है, सारे इमरजेंसी में बेड्स भरे हुए हैं। तो क्या ये बीमारियाँ जो कि डेंगू भी है, गैस्ट्रो भी है, उसके अलावा दीगर बीमारियाँ जो कि फूट रही हैं, ये गर्मी की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? हमारा एक अलमिया है कि जितनी इम्पोर्टेंस हमने कोविड को दी वो उतनी अहमियत हम अपनी बीमारियों को नहीं दे पा रहे हैं। और यही बीमारियां जिस तरह आप बता रही हैं ये हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। लेकिन जिस तरह कोविड में हमने मुजाहरा किया, पूरे गवर्नमेंट ने, अवाम ने, इसी तरह मुजाहरा हम हर बीमारी के अगेंस्ट हमें करना चाहिए। उस तरह के SOPs हमें अपनाने चाहिए। अभी करंट जो एपिसोड चल रहे हैं गर्मी की वजह से, काफ़ी पेट की बीमारी है, उससे ज़्यादा फिर ये मच्छरों की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, और अब बारिशें होंगी तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा। हम बार बार इस तरफ निशानदही कर रहे हैं कि जब मानसून की बारिशें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया काफ़ी केसेस हैं, तो वो उससे मज़ीद उसमें तेज़ी आएगी। तो इसमें इज्तिमाई हमारी जिम्मेदारी भी है कि मुआशरे में सफाई सुथराई का हम ख्याल रखें। फिर इनफरादी भी हमारी जिम्मेदारी कि घर में हम इंडिविजुअली कैसे हम इसमें रिस्पॉन्ड करें। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारियाँ है ही कि उसमें जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी जिम्मेदारियाँ हैं वो उससे बेहतर तरीके से ओहदा बराओ। लेकिन मीडिया का अहम रोल है और आप जिस तरह इसमें अवेयरनेस का जो मेन अंसर है कि हम आगाही के बारे में आवाम को अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आगे आपको पता है बारिशों का मौसम अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बीमारियाँ की बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में हमें ख्याल किस तरह रखना है, किस तरह बचना है इन बीमारियों से? पहले तौर पे तो हम जिस तरह हमारे मजहब में बताया कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हम उसको लिटरल मीनिंग में प्रैक्टिस करें कि हम साफ़ सुथरा खुद भी रहें, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें, अपनी गली मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखें। और जिस तरह मच्छरों से जो बीमारियां फैलती है वो पानी जमा ना होने दें, जहाँ जहाँ पानी के गड्ढे हैं वो उसको बंद रखें। गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले करें कि भाई पानी जमा ना होने दें। और जो पेट की बीमारी इस तरह है कि हमारे सेवरेज लाइन जो है, हमारी गटर की लाइनों जो है, पानी जो पीने वाली लाइन है उसमें शामिल हो जाती है, तो उस पे हमें काम करना चाहिए। और ये अभी से इसमें लीड लेना चाहिए, क्योंकि जब बारिशें हो जाएंगी तब तो मामला बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अभी हम इसमें हिफाजती इक़दाम कर लें और पहले से हम तैयारी कर लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, क्योंकि इस गर्मी में जो कि काफ़ी शदीद पड़ी है उसमें बहुत सारे लोगों को जल्दी ये फोड़े, फिंसियाँ, इस किस्म की जो बीमारियाँ दानों की हुई हैं, आगे बरसात के मौसम में ये भी बढ़ जाती हैं, तो इससे हम लोग किस तरह बच सकते हैं? बिल्कुल, बीमारियों का ताल्लुक जो है वो जरासीम से, सारी बीमारियां जरासीमों से फैलते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो इसमें इस तरह की गर्मी में उनको ज़्यादा चांस मिलता है ग्रो करने की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनफरादी तौर पे साफ़ सुथरे रहें, और इस तरह किसी को अगर अलामात हैं तो उसकी बर वक्त इलाज और तशख़ीस मुमकिन बनाई जाए, ताकि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल ना हो और बीमारी बर वक्त उस पर काबू पाया जा सके। और इस तरह गवर्नमेंट ने जो सहूलियात प्रोवाइड की है उससे इस्तेफादा किया जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, प्राइवेट हैं, बाकी जो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे बर वक्त उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके बहुत देर हो चुकी है। हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन पे बिलीव करते हैं और चीज़ें बर्दाश्त करते करते वो 10 लोगों में और फैला देते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर बर वक्त डॉक्टर के पास चला जाए तो ये बीमारियाँ बिल्कुल रोकी भी जा सकती है और उसका तदारुक भी मुमकिन है। सही। अच्छा, खाने पीने में भी हमें एहतियात करना होगी। ज़ाहिर है हम लोग ना बरसात के मौसम में बाज़ार की चीज़ें जब खाते हैं तो ज़ाहिर है मक्खियाँ भी बहुत होती हैं और ऐसे में बहुत तेज़ी के साथ पेट की बीमारियाँ फैलती हैं, तो उसमें हमें क्या करना है? बिल्कुल, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम घर की पकी हुई चीज़ें खाएं, और अगर बाज़ार से लाजमी ज़रूरत पेश आए तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया हो। अदरवाइज़ ये बरसात के मौसम में मेन जो सोर्स है वो पानी है,
ये बाहर ठेलों पे जो अक्सर खाने बनते हैं उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है और वो जो बर्तन धो रहे होते हैं एक ही बाल्टी में मुसलसल प्लेटें जो है वो जस्ट रिंस कर रहे होते हैं और वो उसमें हाथ डाल रहे होते हैं, तो उसमें मेन सोर्स बैक्टीरिया जरासीम का होता है और वो बीमारी वहाँ से चलती रहती हैं। इस तरह टाइफाइड है, टाइफाइड अक्सर हमने अभी रिसर्च की है कि इस तरह के खांचों से और इस तरह ठेलों से ये मुसलसल छोले जो ठेले हैं इस तरह वहाँ से ये फैलती है क्योंकि वो बर्तन धो नहीं रहे होते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो सफाई सुथराई का ख्याल रखें, घर का बना हुआ खाना खाएं और बच्चों को स्कूल अगर जाएं तो उनको खाना दे के जाएं। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारी अगर हम बेहतर तरीके से उससे नबरादमा हो तो हम ये बीमारियों पे काबू भी पा सकते हैं और अपने जो अपना मुस्तकबिल है बच्चे उसको सेहतमंद भी कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी का सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम बीमार हुए और सही हुए, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान होता है, उसका हेल्थ हमारे सेक्टर पे नुकसान होता है। फिर जब लोग छुट्टी करते हैं तो ऑफिस में एब्सेंस की वजह से काम का नुकसान होता है और एक हेल्दी माशरा नहीं बनता। तो जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ के माशरे साफ़ सुथरे हैं, सेहतमंद हैं, हम भी बिल्कुल उसी तरह हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे, आवाम के लेवल पे पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि ये सोसाइटी को हम बिल्कुल बतौर एक जिम्मेदार शहरी हमें भी अपने कुछ फ़राइज़ जो कि अदा करना होंगे। ज़ाहिर है जब हम अपने घर का कचरा बस वैसे ही घर के बाहर फेंक देंगे तो जाहिर है जब बाहर की गंदगी फिर अंदर भी आएगी, वहीं से फिर मच्छर मक्खियाँ बीमारियाँ फैलती हैं। तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी सफाई का हमें ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो जनाब सफाई निस्फ ईमान है, अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो ही बीमारियों से बचे रहेंगे। हम देखते हैं कि ये जो गर्मियों में दाने निकलते हैं और फिर एक दूसरे से आपको वो लग भी जाती है बीमारी, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो इसकी वजह होती है, रूट होती है, वो यही होती है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें रखना है। तो जनाब इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया। इसी नसीहत के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।